अनुराधा बचपन से ही गंजी थी। उसके सर पर कभी बाल नहीं आए। अब उसकी शादी की उम्र हो गई, लेकिन उसके गंजेपन को देखकर कोई भी उससे शादी करने को तैयार नहीं था। फिर एक अधेड़ उम्र के आदमी से ही अनुराधा की शादी करवा दी गई। मोहन से शादी के बाद अनुराधा अपने ससुराल आ गई। ऐसे ही समय बीता और अनुराधा गर्भवती हुई, लेकिन उसे हमेशा एक ही डर सताता, हे भगवान, कहीं मेरी तरह मेरा बच्चा भी बिना बाल के ही पैदा हुआ तो? नहीं, फिर तो उसे भी वो सब सहना पड़ेगा जो मैं बचपन से झेलती आई हूँ। ऐसे उसे 9 महीने पूरे हुए और उसने एक लड़की को जन्म दिया, जिसके सर पर काफी घने काले लंबे बाल थे। ये देखकर अनुपमा बहुत खुश हुई। दरअसल ये उन वैद्य हकीम की उन जड़ी बूटियों का कमाल था जो उसने बचपन में खाई थी। ऐसे ही समय बीता और उसने एक के बाद एक 2 और बेटियों को जन्म दिया। उनके सर पर भी काले घने बाल थे, लेकिन 3 लड़कियां होने के बाद मोहन उदास रहने लगा और उसने शराब का सहारा ले लिया। अब वो सारा दिन ठेके पर ही पड़ा रहता। कुछ समय बाद उसका लीवर खराब होने के कारण उसकी मौत हो गई। अब अनुराधा घर पर सिलाई का काम करके अपनी 3 बेटियों की देखभाल करने लगी। एक रोज वो सिलाई मशीन पर ब्लाउज सिल रही होती है कि तभी उसे कम दिखाई देने के कारण उसकी उंगली सिलाई मशीन में आ जाती है। आह! क्या हुआ माँ? कुछ नहीं बेटी, वो बस ऐसे ही। अनुराधा की बेटियां परेशान न हो इस कारण उसने अपनी उंगली से निकला हुआ खून अपने पल्लू से पोंछ लिया। ऐसे ही एक रोज, सोनिया, क्या हम दावत खाने इन्हीं कपड़ों में जाएंगे? ये तो कितने फटे हुए हैं। कोई बात नहीं प्रीति, इतनी भीड़ में भला किसकी नजर हम पर जाएगी, और वैसे भी माँ के पास इतने पैसे नहीं है कि वो हमें नए कपड़े दिलवा सके। अपनी 10 साल की बेटी सोनिया और 8 साल की बेटी प्रीति की बात सुनकर अनुराधा की आंख भर आती है। अनुराधा गांव में रहकर कपड़े सिलती थी, जिससे लोग उसे ज्यादा पैसे नहीं देकर जाते थे, इसलिए बड़ी मुश्किल से वो अपना घर चला रही थी। अनुराधा खुद तो गंजी थी, लेकिन उसकी 3 बेटियों के बाल बड़े ही सुंदर और लंबे थे। फिर अनुराधा उन 3 को लेकर दावत में जाती है, जो कि गांव के जमींदार दीनलाल के घर पर थी। दावत में तरह तरह की मिठाइयां और खाना था, जिसे देख 3 बेटियां बहुत खुश होती हैं। अरे वाह, देखो प्रीति दीदी, सोनिया दीदी, यहाँ तो कितना सारा खाना है। और गुलाब जामुन और आइसक्रीम भी है। मैं तो सबसे पहले यही खाऊंगी, और मैं वो पनीर और छोले नान के साथ, और मैं छोले भटूरे, रायता और मीठे में मूंग दाल का हलवा। वो 3 पत्तल ले लेते हैं, लेकिन तभी दीनालाल उन्हें जोरदार थप्पड़ मारता है। साली मनहूस कहीं की, 2 कौड़ी की गंजी दर्जी माँ की बेटी, आखिर किससे पूछकर तुम मेरी दावत में घुस आई? यहाँ उनकी आवाज सुनकर अनुराधा वहां आती है। ये आप क्या कर रहे हैं जमींदार साहब? अच्छा, तो बेटियों के साथ उनकी गंजी माँ भी आई है। तभी मैं कहूँ, ये मनहूस अकेले कैसे आई? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं जमींदार साहब? ठीक ही तो कह रहे हैं जमींदार साहब। अरे माँ को तो अपने बच्चे डायन या चुड़ैल कुछ भी हो तो भी अच्छे लगते हैं, और वैसे भी एक गंजी औरत की बेटियों के बाल भला इतने लंबे कैसे हो सकते हैं? ये तो कोई डायन या चुड़ैल हो तभी हो सकता है। उन सब की बातें सुनकर अनुराधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी 3 बेटियों को लेकर वहां से निकल जाती है। लेकिन तभी बाहर आते हुए रिया को एक पत्तल पर पनीर और रोटी दिखती है, तो वो बड़े चाव से उसे खाने लगती है। भला 5 साल की रिया को क्या पता था कि वो किसी की जूठन है। आहा, ये पनीर तो कितना स्वादिष्ट है। आओ ना दीदी, माँ तुम भी आओ ना। रिया, छोड़ उसे और चल यहाँ से। अनुराधा उन्हें लेकर घर आ जाती है। घर आकर उसने 3 बेटियों को सुला दिया, लेकिन वो खुद सारी रात नहीं सो पाई। उसकी आंखों के सामने अभी भी उन लोगों की बातें घूम रही थी। मैं एक अच्छी माँ भी नहीं बन पाई। मुझ गरीब के पेट से जन्म लेकर मेरी बच्चियों को भी दुख भोगना पड़ रहा है। इसी उधेड़बुन में सुबह हो जाती है। अगली सुबह, अरे घर में तो एक बूंद भी पानी नहीं है। सोनिया, प्रीति, तुम दोनों कुएं से पानी भर लाओ, तब तक मैं ये सूट सिल दूंगी, फिर तुम लोगों के लिए खाना बना दूंगी। दोनों बहनें कुएं से पानी भरने चली जाती हैं, जहां उनके लंबे खूबसूरत बाल देखकर पानी भर रही गुंजन जल भुन जाती है और वो गुस्से में कहती है, तुम दोनों डायन यहाँ से पानी नहीं भर सकती। लेकिन क्यों दीदी? गांव के सभी लोग तो इसी कुएं से पानी भरते हैं ना। अच्छा, अब तू 2 फुट की गरीब लड़की मुझसे जुबान लड़ाएगी? रुक, तुझे अभी बताती हूँ मैं। चिढ़कर गुंजन उसके बाल खींचने लगती है, लेकिन तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो कुएं में गिर जाती है। बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। सही हुआ, इसके साथ अच्छा हुआ खुद ही गिर गई, नहीं तो मैं इसे धक्का दे देती। ऐसा नहीं कहते प्रीति, चलो हमें उन्हें बचाना होगा। वो दोनों अपनी लंबी चोटियां कुएं में फेंकती हैं,
लो गुंजन दीदी, अब इसे पकड़कर ऊपर आ जाओ। कुछ देर बाद वो दोनों लंबी चोटी पकड़कर ऊपर आ जाती है। इसी तरह वो कैसे न कैसे करके लोगों की मदद करती, लेकिन फिर भी सब गांव वाले उन्हें मनहूस और डायन कहते। ऐसे ही समय भी था और अनुपमा की सिलाई की मशीन एक रोज चलते चलते खराब हो गई। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया। ये मशीन कैसे खराब हो गई? मेरे पास तो इसे ठीक करवाने के पैसे भी नहीं है। अब क्या होगा? घर कैसे चलेगा? अब बस 2-3 दिन का राशन बचा था जिससे वो अपनी बेटियों के लिए खाना बनाती है। एक रोज, माँ, अब और भूखा नहीं रहा जाता। मेरी बच्ची, मैं तुम्हें यूं भूख से तड़पता नहीं देख सकती। हे भगवान, ये कैसे दिन दिखा रहा है तू हमें। फिर अनुराधा 3 घंटे तक उस सिलाई मशीन को ठीक करने की कोशिश करती है और आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाती है। उसकी मशीन चलने लगती है और अब वो फिर से लोगों के कपड़े सिलने लगती है। एक रोज उस गांव में एक अनाउंसमेंट होती है। सुनिए सुनिए सुनिए, 3 दिन बाद माधवपुर गांव में एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता होने जा रही है, जिसे ऑर्गेनाइज करवाया है एक बहुत बड़ी ऑयल कंपनी ने, जिसके बाल जितने लंबे होंगे उसे उतना ही ज्यादा रुपयों का इनाम मिलेगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा मौका है पैसे कमाने का। हाँ दीदी, अगर हम ये प्रतियोगिता जीत गई तो हमें जो पैसे मिलेंगे उससे हमारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। और हाँ, हम तीनों से ज्यादा लंबे बाल तो वैसे भी इस गांव में किसी के नहीं हैं। हाँ, लेकिन ये मत भूलो, इसमें सिर्फ हमारे गांव के ही नहीं, आसपास के और गांव के लोग भी हिस्सा लेंगे। हाँ, लेकिन ये सोचो, अगर हम प्रतियोगिता जीत गए तो हमें कितने पैसे मिलेंगे। फिर हम माँ के लिए नई मशीन भी ले सकते हैं। लेकिन एक मुसीबत है। वो क्या दीदी? प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए हमें बालों के साथ अच्छे कपड़े भी तो चाहिए होंगे। ऐसे कपड़ों में तो हम स्टेज पर नहीं जा सकते ना। उनकी ये बातें उनकी माँ सुन लेती है। और तुम तीनों के लिए कपड़े बनाएगी तुम्हारी ये माँ? सच? माँ, माँ। फिर अनुराधा उन तीनों के लिए लोगों के कपड़ों से बची हुई कतरन से अलग अलग डिजाइन के कपड़े बनाती है। जैसे सोनिया के लिए लहंगा, प्रीति के लिए गाउन और रिया के लिए फ्रॉक, जिन्हें पहनकर वो तीनों प्रतियोगिता में जाती हैं और अपने लंबे बालों को लहराते हुए सबका दिल जीत लेती हैं। कुछ देर बाद रिजल्ट आता है। तो दोस्तों, आज इस प्रतियोगिता में जितने भी हिस्सेदार थे उन सब में जिसने बवाल मचाया है वो है अनुराधा जी की 3 बेटियां, उनकी शहजादियां सोनिया, प्रीति और रिया। इन तीनों ने पूरे 6 लाख का इनाम जीता है। जोरदार क्लैपिंग हो जाए इनके लिए। पहली बार किसी के मुंह से मनहूस शब्द न सुनकर उन तीनों की आंखें भर आती हैं। इतने सारे पैसे देख अनुराधा और उसकी बेटियां बहुत खुश होती हैं। अब बड़ी बड़ी एड एजेंसीज उन तीनों बहनों के पास आती हैं और उन्हें अपनी एड में जगह देती हैं, जिससे अब उनके पास और ज्यादा पैसा आने लगता है। अब वो अपना एक बहुत बड़ा घर बना लेती हैं, जिसमें वो अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। जड़ी बूटी ले लो, बाल बढ़ाने वाली जड़ी बूटी, सिर्फ 5 रुपए में। बाल बढ़ाने वाली जड़ी बूटी सिर्फ 5 रुपए में? जरा देखो तो। सुधा को अपने बाल बढ़ाने थे, उसके लिए अब वो कुछ भी कर सकती थी। उसने बूढ़े आदमी से जड़ी बूटी खरीद ली। उस आदमी ने कहा, इस जड़ी बूटी को जोर जोर से पीसना, पीसने से तेल निकलेगा। उस तेल को सोने से पहले अपने बालों पे लगाना। जड़ी बूटी लेकर सुधा घर चली गई। तभी सुधा जड़ी बूटी पीस कर तेल निकालकर और उसे अपने सर पर लगाकर सो गई। और अगले दिन सुबह नींद से उठने के बाद उसने देखा उसके सर पर जितने भी बाल थे वो सब झड़ गए हैं। सुधा ये विश्वास नहीं कर पा रही थी। कहते हैं लड़कियां लंबे बालों में ही अच्छी लगती हैं, लेकिन सुधा के बाल बचपन से ही छोटे थे। उसके बाल बढ़ते ही नहीं थे। ऊपर से वो सांवली भी थी और दूसरी ओर उसकी बहन राधा के लंबे और घने बाल थे और राधा गोरी भी थी। इसीलिए राधा बचपन में हमेशा सुधा को चिढ़ाती थी, तू तो मेरी सगी बहन नहीं है, तुझे तो माँ और पापा रास्ते से उठाकर लाए थे, नहीं तो तू इतनी बदसूरत कैसे है। ये सुनकर सुधा हमेशा रोती थी। माँ पापा देखो ना राधा क्या बोल रही है, माँ पापा देखो ना। राधा और सुधा की माँ शमिता कहती थी, रो क्यों रही है सुधा, राधा ने कुछ गलत तो नहीं कहा, तू बदसूरत है, तेरे सर पर बाल भी नहीं है, मुझे ऐसी बेटी नहीं चाहिए थी। सुधा का पिता भी उससे प्यार नहीं करता था। सुधा को हमेशा हर किसी से नफरत ही मिलती थी। ऐसे ही बड़ी हुई सुधा हर रोज वो रात को रोती थी और भगवान से प्रार्थना करती थी, हे भगवान कुछ चमत्कार करवा दीजिए, मेरे पैर तक लंबे बाल उगा दीजिए, प्लीज भगवान प्लीज। और इसी तरह सुधा और राधा दोनों जवान हो गए। आज सुधा को लड़के वाले देखने के लिए आने वाले हैं।
सुधा आईने के सामने बैठकर तैयार हो रही है। उसके सर पर अभी भी ज्यादा बाल नहीं है। वो आईने में अपने आप को देख ही रही थी कि तभी उसकी माँ आ गई और ताने मारना शुरू कर दिया। यहाँ ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, जल्दी जल्दी करो, नहीं तो ये लड़का भी हाथ से चला जाएगा। वहां राधा आ गई और बोली, माँ मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप मुझसे पहले इस भूतनी की शादी क्यों करवाना चाहती हो। राधा बेटी, इस भूतनी को तो पहले विदा करना पड़ेगा, नहीं तो बाद में कौन इससे शादी करेगा। एक बार बस ये सर से उतर जाए, उसके बाद मैं तेरे लिए बहुत अमीर और अच्छा लड़का ढूंढ कर लाऊंगी। माँ, आप सभी मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो? आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? तेरे सर पर बाल नहीं है सुधा, तू बदसूरत है, बदसूरत। तू मेरी बहन कहलाने के लायक नहीं है। थू। सुधा रोने लगी। वो पूरी जिंदगी रोती ही आई है। अविनाश नाम का लड़का सुधा को देखने के लिए आया। शमिता के कहने पर राधा अपने कमरे में ही बैठी हुई थी, क्योंकि शमिता ने उससे कहा था, बेटी तू कमरे के अंदर ही रहना, नहीं तो लड़के वाले सुधा से रिश्ता नहीं जोड़ेंगे। खैर, अविनाश के साथ सुधा का रिश्ता तय हो गया, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा दहेज देना पड़ा। उस बात को लेकर भी शमिता सुधा को ताने मारने लगी। सुधा मन ही मन सोचने लगी, अपने घर में तो मुझे शांति नहीं मिली, शायद ससुराल में जाकर मैं खुश रहूंगी। सुधा की शादी हो गई और शादी वाले दिन ही अविनाश ने राधा को पहली बार देखा और देखते ही उसके प्यार में पड़ गया। यार मैंने इसे पहले क्यों नहीं देखा? कितनी गोरी है ये, कितने लंबे बाल हैं इसके। इससे पहले मिल लेता तो मुझे इस भूतनी से शादी नहीं करनी पड़ती। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। सुधा अविनाश के साथ ससुराल चली गई और ससुराल पहुंचते ही सुधा की सास विमला ने सुधा को 1000 काम थमा दिए। रसोई जाओ और सारे बर्तन मांजो, उसके बाद खाना बनाओ और उसके बाद पूरा घर साफ करो। मत भूलना कि तुम्हें इस घर की बहू सिर्फ और सिर्फ काम करवाने के लिए ही बनाया गया है। ठीक है माँ जी, नहीं भूलूंगी। सुधा बिना थके काम करने लगी। उसकी सास और उसका पति उसके छोटे छोटे बालों को लेकर मजाक उड़ाने लगे। तुम्हारे बाल तो मुझसे भी छोटे हैं सुधा। ये तो पूरी नौकरानी लग रही है। हाँ हाँ, मुफ्त की नौकरी। अविनाश मजाक उड़ाता ही गया और एक दिन उसके साथ राधा की मुलाकात हो गई। राधा को अपने लंबे बालों को लेकर बहुत अहंकार था। वो सुंदर भी थी। अविनाश को उससे प्यार हो गया और राधा भी अविनाश को पसंद करने लगी। और एक दिन अविनाश और राधा ने शादी कर ली। राधा अविनाश के घर चली आई। ये देखकर सुधा को जैसे सदमा लग गया। राधा, राधा तू मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? तूने मेरे पति से शादी कर ली। चुप रह, समझी ना? अविनाश तो तुझसे प्यार भी नहीं करता है, वो सिर्फ मुझसे प्यार करता है। हाँ हाँ, ऐसे बिना बाल की औरत से कौन प्यार करेगा? मुझे तो लंबे बालों वाली लड़कियां पसंद है। सुधा बस अकेली चुपके से रोती रही। अगले दिन वो बाजार गई और देखा एक बूढ़ा आदमी जड़ी बूटी बेच रहे हैं। जड़ी बूटी ले लो, बाल बढ़ाने वाली जड़ी बूटी सिर्फ 5 रुपए में। बाल बढ़ाने वाली जड़ी बूटी सिर्फ 5 रुपए में? जरा देखो तो। सुधा को अपने बाल बढ़ाने थे, उसके लिए अब वो कुछ भी कर सकती थी। उसने बूढ़े आदमी से जड़ी बूटी खरीद ली। उस आदमी ने कहा, इस जड़ी बूटी को जोर जोर से पीसना, पीसने से तेल निकलेगा। उस तेल को सोने से पहले अपने बालों पे लगाना। जड़ी बूटी लेकर सुधा घर चली गई। रात को सभी सो गए और तभी सुधा ने जड़ी बूटी पीसकर तेल निकाला और उसे अपने सिर पर लगाकर सो गई। और अगले दिन सुबह नींद से उठने के बाद उसने देखा उसके सर पर जितने भी बाल थे वो सब झड़ गए हैं। सुधा को जोर से रोना आ गया। ये क्या हो गया? मेरे सारे बाल झड़ गए, अब मैं क्या करूं? सुधा जोर जोर से रोने लगी और उसे इस हालत में अविनाश, विमला और राधा ने देख लिया। ये क्या, तू पूरी तरह से गंजी हो गई? छी, मैं देख नहीं पा रहा हूँ तुम्हारी तरफ, मुझे उल्टी आ रही है। सुधा, तुम निकलो यहाँ से। यहाँ तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तुम इस घर में रहोगी तो इस घर का नाम बदनाम होगा। सभी ने मिलकर सुधा को घर से निकाल दिया। सुधा रोती हुई एक जंगल में चली गई। जंगल में वो एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। उसी पेड़ पर एक पंछी रहती थी। उसने सुधा को रोते हुए देखकर कहा, तुम रो क्यों रही हो? सुधा ने उस पंछी को सब कुछ बताया। रो मत, ज्यादातर इंसान बुरे होते हैं, इसीलिए तो हम जंगल में रहते हैं। इस जंगल में सब कुछ है, बड़े से बड़ी बीमारी का इलाज है यहाँ। एक फल है, उसका रस निकालकर सर पर लगाने से बाल बड़े हो सकते हैं। सच? कहाँ मिलेगा मुझे वो फल? मैं लाती हूँ। उस पंछी ने कुछ ही देर में सुधा को फल ला कर दिया। उस फल का रस निकालकर सुधा ने सर पर लगाया और उसके बाल उगने लगे। उसके बाल सर से पैर तक आ गए, काले लंबे घने बाल, ठीक जैसा सुधा चाहती थी। सुधा ने पंछी से कहा, अच्छी पंछी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं इस फल का रस लड़कियों को बेचना चाहती हूँ, उन लड़कियों को जिनके बाल नहीं उगते, ताकि उन्हें भी मेरी तरह परेशानियों का सामना न करना पड़े। सुधा जंगल से निकलकर फल का रस बेचने लगी और एक दिन उसे अविनाश और राधा ने देख लिया। तुम सुधा हो ना? हाँ, क्यों? अरे वाह, तुम्हारे इतने लंबे बाल कैसे हो गए? इस फल का रस निकालकर सर पर लगाने से। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। क्या तुम मेरे साथ घर आना चाहोगी? ये सब देख और सुनकर राधा को जलन हो रही थी। उसने फल का रस लिया और पूरी बोतल अपने सर पर डाल दी, लेकिन उससे असर उल्टा हो गया। उसके सारे बाल झड़ गए और वो गंजी हो गई। ये क्या हुआ मेरे साथ? मैं गंजी हो गई। बहुत अच्छा हुआ, यही लालच का नतीजा है। बचपन से आज तक तूने मुझे चैन से जीने नहीं दिया, अब देख कैसा लगता है। और हाँ विनाश, मैं फालतू लोगों के साथ नहीं रहना चाहती, तुम रहो अपनी पत्नी के साथ। राधा का अहंकार मिट्टी में मिल गया। अविनाश को भी गंजी राधा के साथ ही रहना पड़ा और फल का रस बेचकर सुधा बहुत अमीर बन गई। चारों तरफ उसके बाल के चर्चे होने लगे और वो खुशी खुशी जिंदगी बिताने